ओके बच्चों, अब हम देखेंगे हमारे सम नंबर 11 को। चलिए, अब 11th में हमारे पास जो गिवन डेटा दिया है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि है 3.85 सेंटीमीटर, और हमारे पास है थीटा, सेंट्रल एंगल का वैल्यू दैट इज 36 डिग्री। अब हमें फाइंड करने बोला है, टू फाइंड, हमें रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो क्या है? दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? 3.85, और थीटा क्या है? थीटा इज 36 अपॉन 360, और पाई का वैल्यू इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे ये 1 जा 10 जा। सो अब पहले हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस वुड बी 3.85, ये नीचे वाला वैल्यू सब ऊपर चला जाएगा, 10 इंटू 7, और 22 बचा है तो 22 बस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 11 जा 22, हमारे पास ये वैल्यू आ गया। सो 3.85 हम लिख लेते हैं, 7 5 जा 35 अपॉन 11 इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे है। सो 11 35 विल बी डिवाइडेड बाई 11, सो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 3.1। सो 3.85 इंटू 3.1 विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। सो चलिए वो कर लेते हैं। सो हमारे पास वैल्यू आ गया दैट इज 11.9 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो अंडर रूट पे आ जाएगा 11.9। सो 11.9 को आप अंडर रूट से जब बाहर निकालोगे तो आंसर लगभग 3.5 आना चाहिए। जैसे कि 3.5 इंटू 3.5 अगर आप करोगे तो 5 5 25, तो 12.25 के लगभग आंसर आ रहा है। तो मेरा वैल्यू में लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इट इज 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं हमारा सम नंबर 12 सम पे हमारे पास एक डायग्राम है। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। PQRNS, ठीक है। इसको हम नेम कर देते हैं A, इसको हम बोल देते हैं B पॉइंट्स को। दिस इज X Y Z। गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन में सबसे पहले है दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले गिवन में हमें ये दिया है। फिर गिवन में हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कि PQ का डेटा है, PQ इज 14 सेंटीमीटर, और हमारे पास डेटा है QR का, QR इज 21 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करने बोला है, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ X Y एंड Z। अब देखिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? जैसे हमें पहले ही बताया PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया गिवन में इट्स अ रेक्टेंगल। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट PQ, यहाँ पे हमारे पास PQ है, इज इक्वल टू QA, बिकॉज एक सेम सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पार्ट X, जो कि हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा क्या था? 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 जो हमारा स्क्वायर था। तो 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 1 जा, ये हो जाएगा 4 जा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 2 2 जा 4,
11 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बचा, 11 इंटू 14। 11 इंटू 14 क्या होता है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ एक्स फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा, एरिया ऑफ एक्स फाइंड करने से पहले एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें वाई फाइंड करना है। सो वाई फाइंड करने के लिए हमें ए आर का रेडियस चाहिए, इस सर्कल ए आर और बी आर का रेडियस चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू है क्यू आर का, क्यू आर का वैल्यू है, और हमने अभी डिक्लेयर किया दैट पी क्यू कहाँ पे गया, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ए, हमने ये अभी डिक्लेयर किया क्यू ए। सो हम यहाँ पे कर सकते दैट क्यू आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस ए आर। सो वही करते हैं हम यहाँ पे, दैट कैंसिल करिए इसको, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस ए आर। क्यू आर क्या है 21 प्लस क्यू ए क्या है 14 प्लस ए आर। सो ए आर is equal to 21 minus 14, therefore AR is equal to 7 centimeter, and AR is equal to BR। क्यों, because AR कैसे इक्वल है BR के, यहाँ पे अगर हम देखें AR and BR are radius of same circle। तो चलिए radius of same सर्कल, अभी हम लिखते हैं एरिया ऑफ पार्ट y इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा तो 90 ही है क्योंकि रेक्टेंगल है, इंटू 22/7, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया दैट इज 7 इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल और 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, यहाँ पे हो जाएगा दिस वुड बी 2 जा 2 2 जा 4, 2 11 जा, और ये 2 1 जा, एंड दिस इज 3.5। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया 11 इंटू 3.5, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब मुझे देखना है, वैल्यू आ गया मेरे पास, एक्स एंड वाई का वैल्यू आ गया, अब मुझे जेड का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लूँ और उसमें से एक्स एंड वाई के वैल्यू को माइनस कर दूँ तो मुझे जेड का वैल्यू मिल जाएगा, तो वही करते हैं। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, दैट इज सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ क्या है, लेंथ इज क्यू आर, क्यू आर इज माई लेंथ, सो क्यू आर लिख लिया, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज पी क्यू, तो पी क्यू लिख लिया। अब क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर इज नथिंग बट क्यू आर इज 21 एंड पी क्यू इज 14, तो चलिए 14 लिख लेते हैं। सो 21 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पार्ट z, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, अगर हम एक बार यहाँ पे नज़र दौड़ा ले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल का पूरा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ पार्ट x प्लस एरिया ऑफ पार्ट y प्लस एरिया ऑफ पार्ट z, वही लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ x प्लस एरिया ऑफ y प्लस एरिया ऑफ z। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था 294 प्लस एरिया ऑफ x क्या था, एरिया ऑफ x वॉज 154 प्लस एरिया ऑफ y क्या था, दैट वॉज 38.5, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ z, ये हमें फाइंड करना है। सो 154 प्लस 38.5, चलिए देख लेते हैं, दैट इज 294 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 192.5 प्लस एरिया ऑफ z। सो एरिया ऑफ z क्या होगा, दैट इज 294 माइनस 192.5। सो चलिए 294 माइनस 192.5 जो कि यहाँ पे आ जाएगा 5,
ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, जो कि हो जाएगा ये 1 0 1. So my value of area of Z is equal to 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. मुझे तीन चीज़ का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ Z, एरिया ऑफ Y एंड एरिया ऑफ X. हमने सबका एरिया निकाल लिया. चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे आ जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा है दैट triangle LMN is an equilateral triangle. सबसे पहले डेटा तो ये है. दूसरा दिया गया है हमारे पास साइड LM, एक साइड का वैल्यू दिया गया है दैट इज 14 सेंटीमीटर. फिर हमारे पास वैल्यू दिया गया है एक रेडियस का, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. और हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले जो सोल्यूशन, चार चीज़ें फाइंड करनी है, तो मैं फाइंड नहीं लिख रहा हूँ, हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं. फर्स्ट चीज़ जो मुझे फाइंड करनी है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. सो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल वो क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो कि है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. सो √3/4 लिखते हैं. साइड स्क्वायर क्या है? साइड क्या है? 14 सेंटीमीटर, तो इट इज 14 इंटू 14. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 2s are 4 और 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 7s are 14. सो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया? √3 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49 इंटू √3. √3 को मैं जब रूट से बाहर निकालूंगा दैट इज 49 इंटू 1.73. अब जरा कैलकुलेशन कर लेते. 1.73 इंटू 49, द वैल्यू इज 84.77 सेंटीमीटर. ठीक है, ये मेरा वैल्यू आ गया एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. सेकेंड चीज जो मुझे फाइंड करने बोला गया है इसके अंदर दैट इज एरिया ऑफ वन सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर का एरिया. इसके लिए आप एक बार डायग्राम देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्टर है. दिस इज फर्स्ट सेक्टर, दिस इज सेकंड सेक्टर, दिस इज थर्ड सेक्टर. तो एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर. सो एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर को निकालने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट एन एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. तो इसका मतलब होगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये 60 डिग्री कहाँ से आया? सम एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सारे एंगल को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री. सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं तो इट विल बी 60 डिग्री. तो हमारे पास थीटा का वैल्यू 60 डिग्री वहां से आया. एंड एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ वन सेक्टर. अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए मुझे. दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो थीटा तो इज 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7 और हमारे पास रेडियस वॉज 7, तो 7 इंटू 7. सो यहाँ का 7 एंड 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 11 जा, तो 3 1 जा और ये हो जाएगा 2.3. सो मेरे पास वैल्यू क्या है? 11 इंटू 2.3. अब जरा कर लेते हैं 2.3 इंटू 11, वैल्यू देख लेते हैं 25.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक साइड का वैल्यू आ गया. अब हमसे पूछा है टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर. इसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर. तो हमें तीनों सेक्टर का एरिया मिल जाएगा. तो चलिए ये सिंपल है, 3 इंटू और 25.3. सो 25 3s are 75 और 3 3s are 9. तो दिस इज 20, दिस इज 20 नहीं होगा, दिस इज 75.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये मेरा वैल्यू आ गया 75.9 सेंटीमीटर स्क्वायर.
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का मुझे एरिया चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले हम वो लिख लेते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to area of 3 sector plus area of shaded region। so area of triangle का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाज फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमने जो फाइंड किया दैट इज 84.77। सो 84.7 लिख लेते हैं। 84.7 एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर का वैल्यू वाज 75.9 प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन सो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 84.7 और ये इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो दैट इज 75.9। अब चलिए इसको यहाँ पे माइनस कर लीजिए। क्या है, 84.7 से आपको माइनस करना है 75.9 को, तो दिस विल बी 17 और ये हो जाएगा 3। सो 17 में से दिस इज 8 और ये हो जाएगा 13 एंड दिस विल बी 7। सो यहाँ पे हो जाएगा 8। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो आपका वैल्यू आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो वैल्यू आपके पास आ गया दैट इज 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई अज्यूम आप सबको बहुत इजीली ये सम भी समझ में आया होगा।